वेलकम बैक। आज हम समझेंगे कि जापान का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाइक होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है अपने इंडियन रुपी पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे, बिटकॉइन पे और सिल्वर पे। तो अगर हम जापान की बात करते हैं तो 18th और 19th ऑफ दिसंबर को बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट उनका जो है वो हाइक करने वाला है। अभी आई थिंक हाफ बेसिस पॉइंट है और 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक वी आर एक्सपेक्टिंग। उसके वजह से जापान में जो इंटरेस्ट जो है, लोन्स जो है वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो अभी जापान के लोन महंगे होने से पूरी दुनिया को क्या इम्पैक्ट होगा? वो सिंपल सी बात है ना, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है दुनिया भर के व्यापारी वहाँ पे वो वाले मार्केट में जाते हैं, वो वाले बैंक से लोन उठाते हैं सस्ते दाम में और उसी से कारोबार करते हैं। एंड काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़े परसेंटेज में जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो है अक्रॉस दी वर्ल्ड, उन लोग ने जापान से बहुत सालों से सस्ते दाम पे लोन लेके रखा है, बिकॉज इट्स वर्चुअली इंटरेस्ट फ्री मनी। आप फ्री मनी उठाते हो जापान से, यू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट्स और लेट्स से बॉन्ड्स, एंड देन आप वहाँ पे से पैसा बना के जो भी आपका रिटर्न बन गया और बाकी का आपका जो है आधा टका या फिर पाव टका जो बोलते हैं 25 बेसिस पॉइंट, उतना आप जाके बैंक ऑफ जापान को दे देते हो या फिर जो जापान के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको जाके आप पैसा दे देते हो। तो इट्स लाइक अ फ्री मनी। आपको पैसा फ्री में मिल रहा है जापान से, आप वहाँ से पैसा बोरो किए, दूसरे जाके वर्ल्ड मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेट्स से वो पैसा आके किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट कर लिया, सो इंडिया मार्केट जो है मोटा मोटी 12 से 15% ऑन एवरेज आपको रिटर्न बना के देता है। आपने वो रिटर्न बना लिया, यहाँ से इंडिया में सिक्योरिटीज बेच दी, वो भी आपका जो भी पैसा बचा आधा परसेंट जाके आपने बैंक ऑफ जापान को या फिर जहाँ से भी आपने जापान से पैसा लिया रहेगा उनको आपने दे दिया। लेट से आधा टका 1 टका जो भी बनता है वो, सो नेट नेट यू आर मेकिंग लाइक लेट से 11 to 14% रिटर्न आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट। सो ये अक्रॉस दी वर्ल्ड होता है। एंड काफ़ी सारे हेज फंड्स है जिन्होंने बहुत सारे येन के हिसाब से और डॉलर के हिसाब से ट्रेड लिया है, मतलब वहाँ से जापानीज इंस्टीट्यूशन से उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो लोन्स है वो महंगे होने वाले हैं। अभी सिंपल सी समझ लो कि आपकी हाउसिंग लोन रहती है, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर लिया तो आपका ईएमआई बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। या तो फिर कार का लोन है, उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपका कार का जो ईएमआई आएगा वो बढ़ जाएगा। तो इन सिमिलर फैशन जो हेज फंड्स ने और जो ट्रेडर्स ने और जो इन्वेस्टर्स ने जापान से लोन लिया सिस्टम है। एक टाइम तो ऐसा होता था कि जापान ने फ्री में लोन्स दिए हुए, लाइक 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोविड के आसपास। तो लोगों ने 0%, 0.25 बेसिस पॉइंट या 0.25% पे लोन लिए हुए हैं। तो वो वाले जो लोन्स है जिन्होंने सस्ते दाम पे लोन लिए वो अभी महंगे होने वाले हैं। तो उसके वजह से क्या होगा ना कि इनके जो आउटफ्लोज है, जो बोल सकते हैं हम कि इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो इनके जो रीपेमेंट्स आने वाले हैं, वो थोड़े से महंगे हो जाएगा, आउटफ्लो बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा कैश टाइटनेस आ जाता है, कैश फ्लो थोड़े से बिगड़ जाते हैं लोगों के, क्योंकि लोग सोचे थे कि देखो जापान तो ऐसा डेड इकोनॉमी है, वहाँ पे उन लोग इंटरेस्ट रेट परपेचुअली लो रखेंगे। बिकॉज ये क्या है ना कि इनका जो, अगर हम देखने जाते हैं कि जो आबादी भी है, जो पॉपुलेशन भी है, दैट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। मतलब अलॉट ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज देयर, मोर देन 60 years ऑफ एज। वहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन भी अक्रॉस दी वर्ल्ड देखने जाओ तो जापान में ज़्यादा है। सो लोगों का ऐसा मानना था कि जापान अपना इंटरेस्ट रेट जो है हमेशा लो रखेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। अभी जापान भी समझ रहा है कि भैया हम परमानेंटली इंटरेस्ट रेट जो है वो परपेचुअली लो तो नहीं रख सकते, एंड इट इज़ इकोनॉमी। मतलब ये चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है, नथिंग इज परमानेंट इन लाइव स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी। सो अभी जापान बैंक जो आके इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो उसके ऊपर सारी जो अभी जो बैंक्स, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, जो हेज फंड्स है जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, उनको अभी थोड़ा सा कैश फ्लो का प्रॉब्लम आएगा। एंड दैट इज़ वाई येन कैरी ट्रेड जो आप अगर सुने रहेंगे मार्केट में तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड अ लॉट ऑफ मार्केट इज़ वरीड। लोगों का सोचना ऐसा है कि अगर ये येन कैरी ट्रेड में काफ़ी सारा जो ट्रेड है वो लाइक अनवाइंड होता है, पोजीशंस क्लोज होते हैं, तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। क्योंकि अभी समझो किसी ने जापान से लोन उठा के इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो इंडिया की सिक्योरिटीज बेचेगा टू रिपे दी लोन्स ऑफ द जापान, और लेट से यूएस में किसी ने इन्वेस्ट किया रहेगा तो वो यूएस की सिक्योरिटीज बेचेगा टू गेट द मनी एंड देन पे टू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ जापान। तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का मानना है एंड एक वैलिड थॉट भी है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो चीज़ है ये प्राइसिंग हो चुकी है। जो ये जो येन कैरी ट्रेड की बात है ये कोई नई चीज़ नहीं है।
पिछले जुलाई में, लाइक जुलाई 2024 में, लास्ट ईयर दिस न्यूज़ केम इनटू मार्केट। मतलब जब बैंक ऑफ जापान ने बोला था कि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करना शुरू करेंगे अभी, जिसको हम बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो वहाँ पे ग्लोबल मार्केट ने एक नीजक रिएक्शन दिया था, एंड आई थिंक इट गॉट प्राइस्ड इन। एक ऐसा टाइम आया था कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन अ सिंगल डे S&P 500 और डाउ जोन्स या नैस्डैक, ये तीन, मतलब यूएस मार्केट में से कोई तो एक तीन इंडेक्स था विच वेंट डाउन बाय आई थिंक 8-9% इन अ सिंगल डे। एंड वहाँ पे जो वर्ल्ड मार्केट्स थे उन्होंने ब्रेक भी मार लिया, एंड जो एक तेजी थी वहाँ पे रुक गई। तो वहाँ से फिर जो स्मार्ट ट्रेडर्स है उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो वाइंडिंग अप करना शुरू कर लिया। सब जो जहाँ जहाँ पे उन्होंने येन करी ट्रेड किया था वहाँ पे उन लोग ने सब पोजीशंस बेचना शुरू कर दी। और फिर बाद में यूएस के गवर्नमेंट ने भी बोला जापान को कि भैया अगर आप एक साथ ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो इट विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट ऑन द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी, सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट एट अ ग्रेजुअल एंड स्लो पेस। और फिर बाद में जापान के जो बैंक्स थे, जो रिजर्व बैंक है जापान की, बैंक ऑफ जापान, उन्होंने भी समझा, उन्होंने भी बोला कि ठीक है, विल डू इट एट अ वेरी स्लो एंड रिड्यूस पेस। तो वहाँ चलते फिर ये जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 1.5 ईयर ये तीसरा रेट हाइक आ रहा है विच इज़ 25 बेसिस पॉइंट। तो मेरे हिसाब से अभी उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं होगा मार्केट में कि अक्रॉस द मार्केट एक ब्लड बात आ जाए। बट हो सकता है कि अगर आपको मार्केट लेट्स से फ्राइडे या फिर मंडे को दिखे कि मार्केट इज डाउन, सो यू नो द रीज़न व्हाई द मार्केट इज डाउन। वो जो भी बच्चे कुछ ट्रेड्स रह गए अभी वो क्लोज हो रहे, स्क्वायर ऑफ हो रहे, जस्ट टू रिपे दिस बैंक ऑफ जापान। और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहाँ से लोगों ने लोन उठाया तो वहाँ पे पोजीशन ट्रेड करके इन लोग को फिर पैसा देना पड़ेगा। तो दैट इज़ वन थिंग, रेट हाइक एंड दी येन कैरी ट्रेड। अभी इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे क्या होगा? देखो, अगर बिटकॉइन को आप क्लोजली ट्रैक करते हो ना, तो जब जब बैंक ऑफ जापान उन्होंने आके रेट हाइक किया है तो एक सिस्टम में है ना लिक्विडिटी क्रंच आ रहा था। जैसे मैंने बोला, लोग अपना सब माल बेचते हैं क्योंकि उनको भी पैसा देना पड़ेगा। जैसा रेट हाइक हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गया, तो लोगों को अभी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता है, लिक्विडिटी सक होती है। और बिटकॉइन जो है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस डिस्कवरी है आप बोल सकते हो, वो लिक्विडिटी के बेसिस पे होता है। तो पिछले पास्ट आई थिंक 2-3 बार जब भी बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किया है तो बिटकॉइन 25% से 30% गिरा है। तो देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, बट देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि बिटकॉइन ये हफ्ते और अगले हफ्ते चलते 20-25% का मूव दे सकता है अपने को ऑन द डाउन साइड। आई विश कि ऐसा ना हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टेड इनटू बिटकॉइन एंड दे हैव बिटकॉइन, एंड फॉर डिस्क्लोजर पर्पस इवन आई होल्ड सम। तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि ऐसा होगा, बिकॉज माई पोर्टफोलियो ऑल्सो वुड बी इम्पैक्टेड, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बिटकॉइन जो है वो 25-30% गिर सकता है। बट अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जाके आप शॉर्ट मत कर देना। पता चला कि फॉर मैनी अदर रीजन, या फिर लेट से कोई दूसरा जैसे ब्लैक रॉक हो गया, कोई जाके बाय कर लिया नीचे से ऊपर, तो भाव ऊपर 20-30% टान गया उन लोगों ने, तो फिर आप आके बोल दो कि अरे यार शॉर्ट कर दिया मैंने तो आपके कहने पे। तो शॉर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू, आई एम लाइक मेंटली प्रिपेयरिंग यू कि ऐसा हो सकता है। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री हैज बीन। एंड या आई थिंक टेक्सास वाज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट इन यूएस जिन्होंने आई थिंक कुछ बिटकॉइन बाय भी किया है। सो यूएस गवर्नमेंट इज ऑल्सो ग्रेजुअली बाइंग बिटकॉइन इन द बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो टॉक ऑफ द टाउन था इन 24 एंड 25 आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप केम इनटू पोजीशन। तो ये हो सकता है कि जब बिटकॉइन नीचे जाए तो ये सारी जो गवर्नमेंट जो बैठी है साइडलाइंस पे, जिसके पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, कैश पाउडर है, दे कैन गो एंड बाय बिटकॉइन। तो गुड सपोर्ट कैन बी देयर, बट पॉसिबिलिटी इज दैट कि बिटकॉइन 20% गिर सकता है, एंड इफ इट हैपेंस यू नो द रीजन व्हाई। एंड सिल्वर का अगर इम्पैक्ट हो, अगर हम देखने हो सिल्वर, तो सिल्वर अभी 2,15,000 2,25,000 मतलब 2.25 लाख पे पहुंच गया है। एंड लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर भागे क्यों जा रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि द ग्लोबल बैंक्स दे आर डूइंग ऑल दिस, यू कैन से प्लेइंग विथ द करेंसी। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो नहीं अभी बैठ रहा है करेंसीज पे, बिकॉज पीपल नो कि करेंसी इज क्वाइट मैनिपुलेटेड टू अ ब्रॉडर एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग ऑल द बैंक्स, ऑल द गवर्नमेंट्स आर डूइंग दैट, बट काफ़ी सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो
बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्ट्स है, उनका ऐसा मानना है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट द फिएट करेंसी, चाहे वो फिर यूएस डॉलर हो या फिर कोई और करेंसी हो, क्योंकि हम देखने जाए तो जो कोई करेंसी होती है ना उसकी लाइफ मोटा मोटी 100 साल की होती है। तो आई थिंक यूएस डॉलर इज नियर द एंड, क्योंकि 1940-45 के आसपास यूएस डॉलर जो है उसका यूजेज बढ़ गया था। उसके पहले आई थिंक जर्मनी एंड ब्रिटेन की करेंसी ज़्यादा यूज़ किया करती थे लोग पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट वाज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, तो उसके करेंसी की जो वैल्यू है वो वर्थलेस हो गई, एंड जर्मनी ऑल्सो बिकेम अ वीक नेशन इकोनॉमिकली स्पीकिंग, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में लगा दिया, वर्ल्ड वॉर 1 में लगा दिया, तो वहाँ पे उन लोग रिसोर्स डेफिसिट हो गए, and US took an advantage and it became the global superpower, and then the globe started accepting US dollar as the reserve currency। तो 1940-1945 के बाद में जो यूएस डॉलर है उसकी सुप्रीमेसी हो गई, इट एक्टेड एज अ रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। बट जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो मोटा माटी हर एक करेंसी की जो लाइफ रहती है वो 100 ईयर्स की होती है, एंड वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द 100 ईयर्स नाउ। बाय 1940 अगर 100 ईयर्स आप देखते हो तो 2040-2045 के आसपास 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनका ऐसा कहना है कि डॉलर की जो लाइफ है इट्स नियरिंग द एंड नाउ, and if the dollar is nearing the end, and the stock markets of the world and the currencies market of the world, they are forward looking, तो उन लोग को एक अलग से आगे से है ना, उनको एक फ्यूचरिस्टिक व्यू लेके चलना है, बिकॉज वी ऑलवेज कीप ऑन डिस्काउंटिंग द थिंग्स। आगे आके जो स्टॉक मार्केट रहता है वो फ्यूचर का डिस्काउंट करता है। तो लोगों का कहना है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग, यूएस के बाद में नेक्स्ट करेंसी कौन सी आएगी। तो देखो अभी देखने रहे तो यूएस के बाद में 2-3 करंट कंट्री बचती है जिसकी करेंसी स्ट्रांग है। देखने रहेंगे तो एक अपना चाइना हो गया, चाइना की करेंसी आ जाएगी जो कि युआन है। फिर रशिया हो गया जो कि मिलिट्री सुपर पावर है, बट उसको यूरोप आगे आने नहीं देंगे। और फिर अपना तीसरा बच गया इंडिया, बट इंडिया का अगर हम देखने आए तो द करेंसी इज नॉट दैट बिग, द इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट दैट बिग कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट। आई थिंक ग्लोबल जीडीपी वाइज ऑल्सो विल बी हैविंग शेयर ऑफ मेयर 3%। तो उतना बड़ा अपना मार्केट है नहीं, तो अपनी करेंसी भी रिजर्व में ले नहीं सकते। रशिया को वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेसिफिकली यूरोप एंड यूएस। एंड चाइना के अपने इश्यूज है बिकॉज ऑफ दी ओवर रेगुलेशंस एंड द गवर्नमेंट विच इज सिटिंग। तो वर्ल्ड विल नॉट एक्सेप्ट दैट टू, बिकॉज करेंसी शुड बी फ्री फ्लोइंग। उस पर कोई टाइट कंट्रोल अगर करती हुई गवर्नमेंट, तो इट इज़ नॉट अगेन कंसिडर्ड टू बी अ गुड करेंसी टू बी रिजर्व ऑन। तो लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिजर्व करेंसी, यू कैन से, कि जो मास अडॉप्शन में हो गया, एंड दैट इज व्हाई बिटकॉइन इज हैविंग द प्राइस इट इज दिस डेज। एंड उसके बाद में फिर जो लोग ओल्ड स्कूल होते हैं उन लोग का कहना है कि गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी द नेक्स्ट रिजर्व करेंसी। और लाइट से कि करेंसी नहीं होता है, पर इतने सालों से गोल्ड एंड सिल्वर ने तो अपना जो रोल है वो अच्छे से निभाया इन टर्म्स ऑफ हैविंग द वैल्यू एंड ऑल, इट्स अ स्कैर्स असेट। सो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा रिस्क ऑफ जो रहता है कि अपना रिस्क कम करना है, तो दैट allocation to gold and silver is increased to safeguard themselves। एंड फिर सिल्वर और गोल्ड का भाव भी इसीलिए बढ़ रहा है। स्पेसिफिकली सिल्वर की बात करो तो उसका काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो विथ यूज़ ऑफ ऑल दिस सोलार पैनल्स, एंड फिर अपना मशीनरी हो गया, और फिर अपना चिप्स हो गया, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है सिल्वर का, और उसके वजह से सिल्वर का भाव वो बढ़ते ही जा रहा है, आसमान छुए जा रहा है। मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे मुझे 37,000 में 1 किलो सिल्वर मिल रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस लॉकडाउन्स एंड लॉजिस्टिकल इश्यूज वो डिफ़िकल्टी था अपने को किसी के पास जाके फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी लेना। एंड 5 years डाउन द लाइन वी आर सिटिंग इन 2025, 5 साल में वो जो भाव है 37,000 का वो पहुंच गया आज 2.25 लाख के आसपास। तो मेरे पास अगर कोई आके पूछता है कि विवेक भाई, विवेक सर, मैं सिल्वर बाय कर लूँ ये रेट पे, 2 लाख 2.25 लाख के रेट पे, तो ये टाइम पे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि ये लेवल पे अगर आप बाय करते हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। नो डाउट इफ योर होल्डिंग पीरियड इज लेट्स एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म कि 10 साल 20 साल अगर आप होल्ड करके चल सकते हो, तो एक बार मैं बोल सकता हूँ कि आप जाके सिल्वर ले लो। बट अगर मैं आपको बोल दूँ कि भैया 2 लाख पे ले लो और फिर ये सिल्वर गिर जाए यहाँ से, समझो 1.5 लाख हो गया, या फिर
सिल्वर हिले ही नहीं यहाँ से, तो फिर बाद में इट वुड बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट एंड फिर लोगों में पेशेंस नहीं होता है। तो आई थिंक मैं अपने जगह पे रहूँ तो मैं तो फ्रेश बाई नहीं करूँगा सिल्वर पे अनलेस एंटिल आई एम लाइक अक्यूमुलेटिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड आई एम बिन लाइक डिसिप्लिन इन्वेस्टर एंड आई कीप ऑन बाइंग सिल्वर या गोल्ड। तो दैट इज द थिंग। एंड एक चीज़ अपने को ये भी देखनी है कि अभी चीज़ जो बढ़ रही है ना, मुझे ऐसा पैराबोलिक मूव लग रहा है ये, क्योंकि जैसे मैंने बोला 37,000 था, इट हैज़ बिन नाउ 2,25,000। तो इट्स लाइक 6x मूव, 6 गुना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया बहुत मोटा माटी इन मैटर ऑफ 5 years। और ये करेंसी ऐसी है ना सिल्वर, अगर इसमें आप फंस जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी ये जो फ्रेश हाई बना है ये आई थिंक 50 साल बाद बना है, स्पेसिफिकली प्योरली टॉकिंग फ्रॉम द यूएस डॉलर कन्वर्टेड सिल्वर की बात करें पर आउंस। तो यूएस डॉलर का जो हाई बना था 1970s में आई थिंक, उसके बाद में फिर सिल्वर एक टाइम करेक्शन और फिर प्राइस करेक्शन में चले गया था। एंड अभी जो हाई बना है वो हाई जो है वो आई थिंक 55 ईयर्स का हाई जो है उसने तोड़ा है। तो अगर किसी ने 1970s में ऊपर के भाव में सिल्वर लेके बैठ गया रहता यूएस में और फिर बाद में वहाँ से भाव हिला ही नहीं रहता, तो वो तो क्या उसकी जनरेशन भी उसको गाली देती है, उसके आने वाली 2 जनरेशन गाली देती है कि यार क्या बाई करके रख लिया, ये चीज़ तो बढ़ती नहीं है। और उस कंपेरेटिवली अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हो तो स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सो यू नेवर नो आप कहाँ पे फंस सकते हो। तो इट्स बेटर कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो उससे आप दूर रहो, बेटर रहेगा। एंड फोमो में मत पड़ो। अभी तो मुझे लग रहा है कि फोमो इज एट पीक इन गोल्ड एंड सिल्वर। अपने को भी थोड़ा ऐसा झिझक आती है कि अरे यार बोल दिया कल उठ के सिल्वर 2.5 लाख हो गया, तो फिर लोग आके अपने को बोले कि अरे आपने तो बोला था मत लो, अभी देखो 2.5 लाख हो गया। बट ये मार्केट ऐसा है ना कि कोई भी डायरेक्शन में 10-15% का मूव तो इजीली आ जाएगा। जैसे पिछले हफ्ते में 10% सिल्वर बढ़ गया है। जो कमोडिटी पूरे साल में 10% बढ़ता है वो एक हफ्ते में बढ़ गया है। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। एंड इसका यही रीज़न है कि द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो बाइंग गोल्ड एट हायर पेस। सो जैसे गोल्ड बढ़ता है तो साइड बाय यूजुअली सिल्वर भी बढ़ता है, बट अब की बार सिल्वर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंपैरेटिवली गोल्ड के साथ में। एंड चाइना एंड इंडिया हैव बीन लार्जेस्ट बायर्स ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाइना की और इंडिया की, उन्होंने गोल्ड को है ना काफ़ी ज़्यादा होल्ड करना शुरू कर लिया है, फिर रिजर्व्स बनाने शुरू कर लिए हैं। तो उसके चक्कर में भी गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ गए। सेम वॉज द केस, गोल्ड भी मुझे 40,000 के आसपास दिख रहा था जब कोरोना वायरस जब आया था, तब कोविड में 40,000 का रेट चल रहा था गोल्ड का। एंड देन नाउ गोल्ड इज ऑल्सो नियर 1,30,000 और सो आई थिंक एक अपना रेशो भी रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोल्ड टू सिल्वर रेशो रहता है 0.69 आ गया आई थिंक। और यूजुअली इस लेवल पे जब आ जाता है गोल्ड सिल्वर रेशो, तो सिल्वर जो है ना फिर ऊपर जाके रिटर्न नहीं देता। फिर यूजुअली इन हिस्ट्री वी हैव सीन कि ये रेशो जब आ जाता है इतने लेवल पे तो सिल्वर प्राइजेस कम्स ऑफ। सो आई थिंक दिस ऑल गिव्स यू अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कि आपको क्या करना चाहिए। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि बाई मत करो या फिर जाके सेल कर लो, इट्स योर डिसीजन। बट मेरा एक काम होता है कि अपना जो भी रीडिंग होता है, रिसर्च होता है, आपके हाथ में आके शेयर करूँ। सो यहीं तक रखते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या बात है, नई कुछ बात आती है तो विल डिस्कस। बट ये पूरे साल का मुझे लगता है लास्ट इवेंट जो रहेगा, फिर लोग क्रिसमस में चले जाएंगे, क्रिसमस की छुट्टियों में तो मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है साल का ये आखिरी इवेंट रहेगा 2025 का, जो कि बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा बिटकॉइन पे एंड देन ऑल दिस currencies and commodities like gold and silver. Goodbye. थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ये तो अभी बोलना पड़ेगा, लोग देखते वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते। एंड कोई क्वेरीज रहेगी तो कमेंट्स में आप डाल दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इट्स ऑलरेडी 19 minutes। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम। गुड बाय।